नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे कैसे एक छोटी सी नरेंद्र मोदी जी की यात्रा यूएई की कैसे ग्लोबल लेवल पे एक चर्चा का विषय है। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति चीन की यात्रा पे हैं। ठीक इसी समय नेतन्याहू जी ने सीक्रेटली बम फोड़ा है। सीक्रेटली बम फोड़ने का मतलब कि उन्होंने एक बात कही है कि अभी मैं यूएई की सीक्रेट मीटिंग पे गया था, इस यात्रा का पब्लिक एक्सेप्टेंस यूएई के ऑफिशियल के द्वारा नहीं किया गया। यहां तक कि जब यूएई के राष्ट्रपति जी ने इसे नकार दिया तो उसके बाद से तुरंत नरेंद्र मोदी जी की यात्रा होती है यूएई को। तो इसी के विषय पे आखिर में क्या हुआ, कहीं भारत यूएई और इजराइल के बीच में एक मध्यस्थता का कारण है क्या? इजराइल, भारत और यूएई के बीच में कोई अलग सा गठबंधन होने जा रहा है? इसीलिए ये चर्चा का विषय। और इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि 2022 में I2U2 का जिसके सदस्य इजराइल, इंडिया, यूएई और यूएसए हैं, वो एक अलग गठबंधन है। उसमें जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो अलग वो है इस गठबंधन के अलावा। लेकिन चर्चा का विषय कि आखिर में ऐसा क्या हुआ? पेट्रोल, डीजल, उसके बाद से अलग एलपीजी की जो क्राइसिस डेवलप हुई है उसके बीच में, उसी के साथ में इसको देखा जा रहा है कि जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया, इस मुद्दे को लेके भी इस यात्रा को देखा जा रहा है। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पे हैं और सबसे पहली यात्रा यूएई की हुई है और इतनी छोटी यात्रा हुई है। इससे पहले जो यूएई के राष्ट्रपति हैं वो भी भारत की यात्रा पे काफी कम समय के लिए आए थे। उनके साथ जो एग्रीमेंट्स हुए, जो हस्ताक्षर हुए, वो हम सबने देखा। उसी तरीके से क्या है, इस तरीके से आजकल की जो यात्राएं हैं, मतलब कि एक देश का प्रमुख आधे दिन के लिए किसी दूसरे देश की यात्रा पे जा रहा है, इस तरीके का जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो उत्पन्न हो रहा है, यही सब चर्चा का विषय है। तो नरेंद्र मोदी जी यूएई जाते हैं और आप देखेंगे कि जो उनकी यात्रा के दौरान, नरेंद्र मोदी जी की यात्रा के दौरान जो उन्हें एस्कॉर्ट करता है F-16 विमान, इसका बकायदा नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे इसका वीडियो बना के अपलोड किया। पर्सनली नरेंद्र मोदी जी के सम्मान के साथ साथ में भारत के लोगों का भी सम्मान जुड़ा हुआ है। उसके बाद से देखिए जो यहाँ पे मोदी जी का वार्म वेलकम हुआ, उसके बाद से जो वहां पे जाके एग्रीमेंट साइन हुए, उसके बारे में भी हम देखेंगे। इस यात्रा से जुड़ा हुआ जो भी आपके मन में सवाल है वो सारा क्लैरिफाई हो जाएगा। आखिर में ये यात्रा क्यों हुआ? तो ये यात्रा जो एनर्जी सिक्योरिटी है, इस समय थ्रेटन है कि डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। आप देखेंगे कि डीजल और पेट्रोल के दाम देशों में 25 से लेके 75-95% तक बढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं, यूएसए और कनाडा, यहां तक यूरोप के कई देशों में उनके प्राइस 50% तक बढ़े हुए हैं। भारत में इसका जो डीजल और पेट्रोल में 3.5% के दामों में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अगर देखा जाए 2017 में भारत की स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व कैपेसिटी थी वो 6 मिलियन बैरल से कम थी। ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट में वो 36 मिलियन बैरल तक हो गई है अप्रॉक्स। ठीक है, तो कैपेसिटी तो बढ़ी है, लेकिन अभी जो जरूरत है उसके हिसाब से जो ऐसा कोई सिचुएशन बाद में ना आ जाए, उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको भी ध्यान देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो ये भी तो हो सकता है कि उसके लिए मोदी जी गए हो यूएई की यात्रा पे। ठीक है, तो मोदी जी वहां पे गए, अपने यूएई और भारत के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट हुए। एनर्जी से रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ, यहां तक कि डिफेंस सेक्टर में भी एग्रीमेंट हुआ, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद से आपका यूएई के साथ में जो हमारी व्यापारिक रिश्ते हैं उसमें यूएई कितना इन्वेस्ट करेगा, पॉजिटिव साइन है भारत के लिए। तो जो पहला एग्रीमेंट हुआ वहां का एडनॉक, जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जो कैपेसिटी है वो बढ़ाइए, आप हमारे यहां आके हमारी कैपेसिटी के दुगुना आप स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व करिए, उसको आपका तेल रहेगा, इस्तेमाल हम करेंगे इमरजेंसी में। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये था कि अभी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से जो शिप है वो बाधित है, वो कंट्रोल किया जा रहा है ईरान के द्वारा। ठीक है, तो जो ये एडनॉक कंपनी है वो यहाँ पे यूएई में उसका स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे पर्शियन गल्फ से सीधे लिंक है। ठीक है, और उस जगह का नाम है हबशान, और पाइपलाइन के माध्यम से ये सीधे बाईपास करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फुजाइरा पे है। अभी आपने देखा होगा कि जब ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई हुआ था तो ईरान ने बहुत सारे गोले बरसाए यहाँ पे, कहां पे? फुजराय में। ठीक है, यहां पे आपने देखा था एस्टेब्लिशमेंट को बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो क्योंकि ये बाईपास कर रहा है, उसके बाद से इन्हें ईरान को पता है कि इजराइल यूएई को आयरन डोम, आयरन बीम, बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोवाइड करके रखा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है उनके यहाँ पे अटैक करने का, गोले बम बरसाने का।
तो यहाँ पे जो पाइपलाइन है एग्रीमेंट के कारण इसको और ज्यादा डेवलप किया जाएगा और ज्यादा इस पाइपलाइन को चौड़ा किया जाएगा, जिससे कि और ज्यादा यहाँ से तेल को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा सके और ये 2027 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे एलपीजी और एलएनजी दोनों का कोलैबोरेशन हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है कि वो प्रोवाइड कराएंगे, स्टोरेज फैसिलिटी को डेवलप करेंगे, स्ट्रेटेजिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेंगे एलपीजी और एलएनजी को लेके। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो सबसे मेन मुद्दा था भारत के लिए कि उसकी डिपेंडेंसी थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो इस एग्रीमेंट के कारण उसकी जो डिपेंडेंसी थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाईपास करके अब इस कोलैबोरेशन के कारण यूएई पे हम उसके साथ में रहेंगे और स्ट्रेटेजिक उनका जो ऑयल रिजर्व है वो भारत में रहेगा, हमारे देश में है, कई जगहों पे है, विशाखापट्टनम में है, पादूर में है, मैंगलोर में है। ठीक है, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो जो दूसरा एग्रीमेंट हुआ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन ऑन सप्लाई ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, अभी हमने देखा कि कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले कितना ज्यादा हाहाकार था, क्राइसिस था, यहां तक कि बड़े बड़े शहरों से लोग, जैसे कोरोना में हुआ था कि लोग छोड़ के घर जा रहे थे, वैसा ही सिचुएशन आ गया था कि लोग बड़े बड़े शहरों से अपना काम छोड़ के गांव की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें ये था कि एलपीजी नहीं मिलेगा, हमारा खाना कैसे बनेगा। ये सारी सिक्योरिटी का एक मतलब कि थ्रेटन हो रहा था उनका। एनर्जी सिक्योरिटी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। एलपीजी हुआ, एलएनजी हुआ, उसके बाद से जो हमारा एलपीजी है, ये सारे कोलैबोरेशन हुए, यूएई के साथ में हुए। उसके बाद से देखिए क्या हुआ, उसके बाद से डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, मतलब कि रक्षा के क्षेत्र में भी इनके साथ में एग्रीमेंट हुआ। उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे पर्सनली, मतलब कि उस रीजन में भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। इजराइल से उन्हें आयरन डोम मिल रहा है, बीम मिल रहा है, आयरन बीम मिल रहा है। भारत भी उन्हें डिफेंस के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनको एक्सपोर्ट करेगा, उनको जो भी थ्रेटन है उनको नेग्लिजेंस करने के लिए जो भी उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत उनको एक्सपोर्ट करेगा। मिसाइल्स हो गए, उसके बाद से फाइटर जेट्स हो गए, इस तरीके से। और जो युद्धाभ्यास हैं दोनों देशों के बीच में वो बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात वादीनाथ, जो कि यहाँ पे गुजरात का एक पोर्ट है, वहां पे उनके शिप को, उनकी जहाजों का मरम्मत की सुविधा प्रोवाइड कराया जी। इसको मेक इन इंडिया के तहत इसको ऑलरेडी डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से स्किल डेवलपमेंट इन शिप रिपेयर, अभी हमने बात की कि जो गुजरात में शिप रिपेयर की जो कैपेसिटी कोलैबोरेशन हुआ है उससे प्रोफेशनल्स को तैयार होगा, प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग होगी, वहां पे स्किल डेवलप होगा और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद से जो छठा आउटकम है उस एग्रीमेंट का, वो देखिए कि वहां पे सुपर कंप्यूटर जिसका स्पीड 8 एक्सा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर क्लस्टर के रूप में पार्टनरशिप होगा, किसके बीच में, सीडैक इंडिया का और G42 यूएई के बीच में कोलैबोरेशन के माध्यम से। ठीक है, और बात यहीं तक नहीं है, बात कहां तक है, इन्वेस्टमेंट कमिट की गई है यूएई के द्वारा कि भारत में यूएई कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, $5 बिलियन, $5 बिलियन, $5 बिलियन। जैसे देखिए जो गल्फ कंट्रीज हैं, यूएई है वो तीसरा देश है जिसके साथ में वहां पे व्यापारिक संबंध है, $6 बिलियन का है। ठीक है, व्यापारिक संबंध, उसमें भारत $2 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और $4 बिलियन का इंपोर्ट करता है, मतलब कि अभी हम घाटे में हैं, व्यापारिक संबंधों के मामले में घाटे में हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो उस जो भारत की जो विकास गाथा है उसमें एक सहयोग होगा। उसके बाद से मार्केट स्ट्रांग होगा और बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी। ठीक है, तो ये सारे एग्रीमेंट हुए और जो सबसे बड़ा एग्रीमेंट हुआ है ना वो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को लेके हुआ है, क्योंकि अभी जो मुद्दा है ग्लोबल क्राइसिस को लेके, जो ईरान और इजराइल के बीच में वॉर हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो बीच का एक मतलब होता है ना सेंटर, पावर सेंटर उस वहां पे, तो उससे बचने के लिए, क्योंकि भारत को भी एक ऐसा चाहिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करे, वो एग्रीमेंट हुआ एडनॉक के द्वारा। तो अभी हमारे देश में कहां कहां पे ये फैसिलिटी है, विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के, मैंगलुरु कर्नाटका और पादूर कर्नाटका में, और उड़ीसा के चांदीकोल में डेवलप किया जा रहा है उसको। ठीक है, और ये एग्रीमेंट ऐसे ही नहीं हुआ है। उसके बाद से देखिए जो सबसे मेन पॉइंट है ना, जो ओपेक आपने नाम सुना होगा, एक जो देश हैं जो ऑयल को मतलब कि जो कच्चा तेल निकालते हैं उनका एक समूह है, उनके एक क्राइटेरिया होता है कि वो 3 मिलियन बैरल से ज्यादा एक दिन में नहीं बेच सकते। लेकिन यूएई ने बोला कि नहीं, हम तो 5 मिलियन बैरल पर डे बेचेंगे। तो
तो ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे भारत का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि अभी भारत की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है, तो उसको फुलफिल करने के लिए यूएई ने ऐसा किया। तो कहीं उससे ओपेक से बाहर आने के लिए उसके पीछे भारत कारण तो नहीं? बहुत सारे सवाल हैं। ये सभी सवाल इस तरीके से इस समय आए हैं कि इस भारत में ईरान के विदेश मंत्री हैं, तो एक कहीं सिंबॉलिक मैसेज कहीं ऐसा तो नहीं जा रहा है या दिया जा रहा है? एक तरीके से सही मानिए तो आने वाला समय भारत ईरान और यूएई के बीच में कोई मीडिएटर का काम कर रहा है। कहीं भारत इजराइल और यूएई के बीच का कोई एग्रीमेंट, समझौता तो नहीं करा रहा है। तो पर्दे की कहानी बहुत है, वो सबको नहीं पता है पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। ये आने वाले समय पे छोड़ते हैं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये हमारे देश की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, इसको सुनिश्चित करना राज्य की जो सरकारें हैं, जो हमारे केंद्र की सरकार है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं हमारे देश के लिए आगे बहुत अच्छे हैं, फ्रूटफुल हैं। उससे हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो और मजबूत होगा। सोलर पावर का है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है, पवन ऊर्जा है उसका है, मतलब कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जीज का है। तो उस पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़े, उसके क्षेत्र में हमारा रिसर्च हो, उसके क्षेत्र में हमारा इन्वेस्टमेंट हो, इस पे ज्यादा सरकारों को अपना ध्यान देना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बजट एलोकेट करना चाहिए, ताकि जो नॉन फॉसिल फ्यूल क्षेत्र की जो एनर्जी है उनमें अगर डेवलपमेंट होता है तो आने वाले भविष्य में ये, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल डीजल पेट्रोल है, ये कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएंगे। कब तक इसको स्टोर करने के लिए मारामारी ये सब मारामारी होता रहेगा देशों के बीच में। ठीक है, तो ये सेशन कैसा लगा आप अपनी राय इस पे कमेंट करके बताइए, और आने वाले समय में जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड और भी टॉपिक्स जो भी होंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपके जो भी कंफ्यूजन होगा उसको क्लियर करेंगे। धन्यवाद।